जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लक्ष्य से पधारे भाइयों और बहनों को ओम शांति। देखो एक दो लोग ही ओम शांति बोल रहे, और क्यों नहीं बोल रहे पता है? मुझे आपके मन की बात समझ में आ जाती है, मैं मनोचिकित्सक हूं ना। हाँ, आप लोग सोच रहे कि इनका कोई धर्म का शब्द है, हम क्यों बोले, हम तो अपना बोलेंगे जय हनुमान। परंतु ओम शांति का धर्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कहते ओम के 108 अर्थ है। सबसे पहले तो ओम स्व का वाचक है। ओम अर्थात कि मैं आत्मा। आपने भी कहीं ऑफिस में देखा होगा ओम वेलकम टू गॉड। हाँ, ओम का अर्थ है भगवान का स्वागत हो। तो परमात्मा हमारे बीच आए तो अच्छा है, अच्छा है कि बुरा है? तो बोलना पड़ेगा ना ओम शांति। अभी भी नहीं बोल रहे हैं क्या? नींद नहीं की, खाना नहीं मिला? अच्छा के देखो, मैं साल में से 300 लेक्चर देता हूं, परंतु मैं क्या बोलूंगा उसका आधार आपके ऊपर है। हाँ, अंदर में बहुत कुछ है, बाहर क्या निकलेगा वो आप प्रतिक्रिया ऐसे बोलो ओम शांति, तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। हाँ, आपको अच्छे से प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आए तो गर्दन हिलाओ, तो मैं भी समझूंगा कि सो नहीं गए, है ना? तो ऐसे लेक्चर में लोग सो जाते हैं। एक बार एक प्रोफेसर लेक्चर ले रहे थे, फ्रंट में एक लड़का सो गया। उसने बाजू वाले को कहा कि उसको जगा दो, तो उस लड़के ने कहा मैं क्यों जगाऊं, आपने उसको सुलाया है। आप ही उसको जगाओ। अच्छा, देखो ताली बजाने की बात। तो ऐसा किसको जगाना नहीं पड़े। हाँ, इसलिए बीच बीच में मैं आपको सरल से प्रश्न पूछूंगा, आपको जवाब देना है हाँ ना। हाँ, चाहे सोए नहीं भी, परंतु मन यहां वहां चला जाता है ना? मन टिकता नहीं है। दूसरे एक प्रोफेसर ने विद्यार्थियों को पूछा कि सत्य और भ्रम में क्या फर्क होता है? तो एक लड़का अपनी कुर्सी से कूद पड़ा। उसने कहा सर आप बोल रहे हैं वह सत्य है, और आप समझो कि हम सुन रहे तो ये आपका भ्रम है। तो क्योंकि मन चला जाता है भाई, इसलिए वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। हंसना आता है? हंसना आता है? हाँ या ना? सिद्ध करके बताओ। देखो 20% को ही आता है ना। बच्चे दिन में 80 बार हंसते, परंतु जैसे जैसे बड़े होते जाते हंसना भूल जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? कोई छोटी बात को बड़ी बना के हंसो। हंसने के लिए कोई कारण चाहिए ना। बिगर कारण के हंसेंगे तो मेरे क्लिनिक में भेज देंगे आपको। हाँ, तो आपको बहुत सारे कारण मिलने वाले आज। ताली बजाना तो आता नहीं, क्यों भी भूल गए? अच्छा चलो, ताली बजाना तो आ गया। हंसना, ताली बजाना, ये तो स्कूल की पढ़ाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु यूनिवर्सिटी का एजुकेशन है, जो मैं आपको बातें बताऊंगा उसको फील करना। ये जब विषय मिला मैंने सोचा प्रैक्टिकल बात है कि हैप्पीनेस थ्रू हेल्थ। ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है कि स्वास्थ्य के द्वारा आप सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ध्यान देना, चीन की एक कहावत है, उसके 2 हिस्से हैं, दोनों को आप जोड़ना। पहला हिस्सा है जहां स्वास्थ्य है वहां आशा है। वेयर देयर इज हेल्थ देयर इज होप। इसका दूसरा हिस्सा है जहां आशा है वहां सर्वस्व है। वेयर देयर इज होप देयर इज एवरीथिंग। दोनों को मिलाइए, मिला के तीसरा वाक्य बनाइए। हाँ, वेयर देयर इज हेल्थ देयर इज
एवरीथिंग। शायद आप कहेंगे डॉक्टर साहब हेल्थ ही सब कुछ नहीं है ना। मैं भी मानता हूं कि स्वास्थ्य ही सब कुछ नहीं है, जीवन में और भी बहुत कुछ प्राप्त करना होता है। परंतु जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक सिंपल भी कि भी अच्छा खाना भी आप नहीं खा सकते हैं। घनश्याम दास बिरला थे ना, बिरला ग्रुप के फाउंडर, मेरे प्रोफेसर थे, उनके साथ अंत में रहे। उनको उनकी किडनी फेल हो गई थी। उन्होंने मेरे प्रोफेसर को कहा कि क्लिनिक बंद कर दो, 24 घंटा मेरे साथ रहने का जितना कमाते हो आपको दूंगा। लेकिन वो प्रोफेसर भी उसको बचा नहीं पाए। उनका खाना क्या था मालूम है? सूखी रोटी क्योंकि उनको डायबिटीज भी था। तो जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आप जीवन का कोई भी आनंद ले नहीं सकते। इस विषय को मैंने ऐसे भी सोचा कि हैप्पीनेस थ्रू हेल्थ, बराबर? तो स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हैप्पीनेस आएगी। ये मैं मानता हूं कि भी कुछ लोग ऐसे हो सकते कि जिनका स्वास्थ्य अच्छा है परंतु हैप्पी नहीं है, ये संभव है। परंतु जिनका स्वास्थ्य खराब है वो कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता। समझ रहे? तो गर्दन नहीं हिलाते, हाँ? कंफ्यूज हो रहे? अच्छा, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं कि जो आप नहीं जानते। ये बहुत बड़ा विषय है, शायद मैं 2 दिन का भी सेमिनार कंडक्ट कर सकता हूं, परंतु मैंने सोचा कि भी नया क्या बताए। इसमें सबसे पहली जो बात है कि जो हमारा शरीर ये कार्य करता है ना, उसमें 2 प्रकार का कंट्रोल है। एक तो कि जिसका इच्छा से आपका कंट्रोल है, हाथ को ऊपर करो करो करो, नीचे करो, तो ये आपका कंट्रोल है। अभी मैं आपको बोलूं हार्ट बीट को कम करो, कर सकते? नहीं कर। तो हार्ट बीट पे आपका कंट्रोल नहीं है। ऐसे जो भी इंटरनल बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, तो ये 2 सिस्टम में कहा, एक है वॉलेंटरी सिस्टम, दूसरी इनवॉलेंटरी सिस्टम। और अब स्वस्थ रहने के लिए वो इनवॉलेंटरी सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इन दोनों के बीच की कड़ी कौन सी है? आपको हार्ट बीट को ठीक करना है, आपके डाइजेशन को ठीक करना है, आपके किडनी के फंक्शन को ठीक करना है, तो दोनों के बीच की कड़ी है आपका सांस। सांस ऑटोमेटिक भी चलता है, जब आप सो जाते तो सांस चलता है, परंतु सांस पे आपका कंट्रोल भी है। गहरा सांस लो तो ले सकते हैं ना, तो सांस पे आपका कंट्रोल भी है। तो वास्तव में यह एक उसके बीच का एक इंटरमीडिएरी लिंक है कि सांस को आप ठीक करो तो जो इनवॉलेंटरी सिस्टम है वह भी ठीक होने लगेगी। तो अब सबसे पहले तो हमारे में से कई लोग हैं ना, सांस ही गलत लेते। हाँ, आपको जानना है आप सही सांस ले रहे या गलत ले रहे, जानना है। बोलते ही नहीं है मतलब कि जैसा भी ले रहे ठीक है। हाँ, नहीं जानना है, जानना है सांस ठीक ले रहे या नहीं ले रहे। देखो मेरी बहुत फीस है, कोई मेरे पेशेंट हो तो आपको मालूम होगा, मैं अभी फ्री में आया हूँ आपके पास। तो जो हाँ मालूम है ना भाई साहब, देखो उनको पता है, मेरी फीस बताएंगे आपको। तो जवाब तो दो, कम से कम पैसा नहीं मांगता हूँ। हाँ? सही सांस लेना सीखना है तो ओके चलो, कमर को सीधी रख के बैठो, राइट हाथ पेट पे रखो। हाँ, कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है, चिंता नहीं करना है। बस आप ये चेक करो कि जब आप सांस को भरते हो
तो पेट का क्या होता है? ये सांस भरा ना, आराम से भरो और देखो 3 चीजें हो सकती है। एक तो आप सांस को भरेंगे तो पेट आगे आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा, पेट वहीं रहेगा, तीसरा पेट अंदर जाएगा। समझ गए? हाँ, 3 संभावना है। हाँ, रिलैक्स होके सांस लो। हाँ, चेक करो कि सांस को भरते हो तो पेट का क्या होता है। रुको रुको, किया? अच्छा, कौन कौन समझते हैं कि अब सांस भरते हैं तो पेट अंदर जा रहा है, पेट अंदर जा रहा है? हाँ हाँ, देखो तो, हाँ, डरो नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है। पेट अंदर जा रहा है। आप सब गलत सांस ले रहे हैं। फूला तो अच्छा ही है। हाँ, नहीं, अभी जिनका अंदर गया, सबसे पहले इसको ठीक, प्राणायाम सब बाद में। क्योंकि प्राणायाम तो आप 1 घंटा करेंगे, ज्यादा तो नहीं करेंगे, परंतु सांस तो 24 घंटा लेने वाले हो। सांस ही गलत लेंगे तो कैसे होगा? और इसमें कोई दो राय नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। कहीं योग गुरु भी गलत सिखाते हैं क्योंकि उनको फिजियोलॉजी का ज्ञान नहीं है। वास्तव में जो हमारे लंग्स है ना, वह तो गुब्बारे की तरह है, उनको फूलने के लिए जगह चाहिए। और जो अब क्या कहेंगे, छाती है, वो तो हड्डियों की बनी हुई है, वो ज्यादा नहीं फूल सकती है। छाती और पेट के बीच में एक पर्दा है जिसको कहते हैं डायाफ्राम। ये डायाफ्राम को आप नीचे पुश करो तो गहरा सांस लेंगे, और डायाफ्राम को नीचे पुश करेंगे तो पेट का क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो, पेट फूलेगा। और इसके बहुत सारे फायदे, जिसको कहा है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पहले बता देता हूं कि सांस पेट में नहीं जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं क्या पेट सांस भरने की जगह है? ऑक्सीजन तो आपका लंग्स में ही रहने वाला है। सिर्फ डायाफ्राम नीचे पुश होता है तो फेफड़ों को एक्सपांड होने को, गुब्बारे को फूलने की जगह मिलती है। जब आप ऐसे सांस लेते हैं तो जो नीचे का हिस्सा है वहां पर भी ऑक्सीजन पहुंचता है, अन्यथा जीवन भर यहां शायद ऑक्सीजन पहुंचता ही नहीं है, सारा कचरा वहां इकट्ठा होता रहता है। दूसरा, आप गहरा सांस लेते हैं, ऐसा लेते हैं तो कहा गया है ना कि गिनती के सांस होते हैं, सुना है? तो देखो, आप 1 मिनट में कम सांस लेंगे तो क्या होगा? 1 मिनट में कम सांस लेंगे क्या होगा? बोलो जोर से। हाँ, लंबा जिएंगे। और आप प्राणियों में देखो, कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता है तो ज्यादा नहीं जीता है। कछुआ 1 मिनट में 1 मिनट ही सांस लेता है तो वह बहुत लंबा जीता है। तो जितना आप गहरा और लंबा सांस लेंगे, ऑटोमेटिक लंबा जिएंगे। इसमें एक्चुअली अभी ज्यादा सोचना नहीं। अब करोड़ रुपए का सवाल है कि इसको ठीक करे कैसे, तो उसकी विधि बताता हूं। भाई जी इधर आइए। देखो, पोजीशन को समझ लो, शायद अभी आप नहीं कर पाएंगे, परंतु कमरे में जाके करना, जैसे आपके सेशन फ्री हो ना। ये पोजीशन को देख लो आप। हाँ, लेटे, हाँ, घुटनों से मुड़ो, हाँ, पेट पे हाथ रखो। देखिए, एक करेक्ट नहीं दिखता हो तो खड़े होके भी देख लो। हाँ, एक करेक्ट पोजीशन। ऐसे सांस आप लेंगे ना तो ऑलमोस्ट 90% आपका सांस सही होगा। अर्थात कि जब सांस को भरेंगे तो पेट फूलेगा, सांस को छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। कुछ लोगों को इसमें भी सफलता शायद न मिले, तो दूसरा एक अच्छा सा तरीका है जिसमें 100% सफलता मिलेगी। पेट पे सो जाओ, ऐसे पेट पे सो के आप सांस लेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। देख लिया सबने?
हाँ ओके ओके, थैंक यू। हाँ चलो, हाँ ताली तो बजा दो, भाई स्टेज पे आए। एक जगह पर मैंने बताया तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कहते आप तो मामूली डॉक्टर है, बड़े बड़े योग गुरु नहीं बताते, आपको किसने सिखाया? वास्तव में ये बुद्धिस्ट साधु बताते हैं, परंतु बुद्धिज्म भारत में प्रसिद्ध नहीं हुआ, तो इसलिए आपको कोई योग गुरु ने नहीं दिखाया, परंतु 100% ट्रुथ है ना। तो पहले सांस को सही करो। अच्छा तो कि 1 मिनट में 6 बार सांस लो ना, सबसे अच्छा है। आज हम ऑलमोस्ट 18 बार लेते हैं, 14 से 18 बार हम सांस लेते हैं। अब गहरा सांस लेने लगे ना, 1 मिनट में करीब 6 बार ही आप लेंगे। अब दूसरा, अब इसकी तो प्रैक्टिस करनी है, आप अपने आप प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात जो इजी है, अभी अभी भी आप कर पाएंगे, उसमें क्या करना है, जो आपको कहा कि एक हमारी इनवॉलेंटरी सिस्टम है, कि जो जिसको कहे ऑटोमेटिक सिस्टम, उसको बोला भी गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी 2 हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जब ज्यादा आ जाए ना, क्योंकि हम टेंशन में जीते हैं, जल्दी जल्दी में, प्रेशर में है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम कर रही है। इसलिए 20 साल के बच्चों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हमें चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करे। एक तो मेडिटेशन से आएगी, जो आपको ध्यान सिखा रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा, तो रोज मेडिटेशन करो, ऑटोमेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगी। और दूसरा है, जैसे इसमें बहुत सारा है, सांस के बारे में घंटा बोल सकते हैं, परंतु जो सिंपल बात कि आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो जितना आप सांस लेते हैं, समझो आपने 3 सेकंड सांस लिया, परंतु अगर 6 सेकंड छोड़ा या 5 सेकंड छोड़ा, तो ऑटोमेटिक आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगी। और जब आपने ज्यादा सांस को छोड़ा तो क्या हुआ? क्या हुआ? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया। तो जो ब्लड में अशुद्धियां हैं वह दूर हुई। हाँ देखो, अभी अभी हो जाएगा। कमर को सीधी रख के बैठो, हाँ, दोनों पैरों को जमीन पे रख दो। हाँ, मैं खड़ा रहता हूं। तो सिंपल करना, जैसा भी। अभी ना कंफ्यूज नहीं हो, वो पेट हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, बाद में करना, नहीं तो वहां आप मूंझ जाएंगे। जैसा है वैसा ठीक है। इसको भी एक समझ लो। मैं आपको बोलूंगा ना, जैसे कि इन आउट समझते हैं ना, इतना तो। इन मतलब सांस लेना है, आउट मतलब बाहर निकालना है। मैं बोलूंगा इन 1 2, तो सांस लिया। फिर बोलूंगा आउट 1 2 3 4, तो 5 सेकंड हो गया। कम से कम इतना तो हमको सफलता मिलनी। इससे भी ज्यादा अच्छा है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूं वो यह है कि 6 सेकंड लेना है, 12 सेकंड बाहर निकालना है। थोड़े समय में हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे इस पर आई जाएगा कि 4 सेकंड लेना है, 8 सेकंड बाहर लेना है। पहले 3 5 की तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ ओके, कमर सीधी रख के बैठे। अच्छा, हाँ, इन 1 2, आउट 1 2 3 4, इन 1 2, आउट 1 2 3 4, इन 1 2, आउट 1 2 3 4, इन 1 2, आउट 1 2 3 4। ओके, रिलैक्स, नॉर्मली लो। हुआ? किसका किसका हुआ? अच्छा चलो, मैं ताली बजाता हूं। एटलीस्ट ये बहुत कुछ है इसमें, और भी है वास्तव में। और आगे बढ़ो,
तो ऐसा करना चाहिए कि आप 3 सेकंड सांस लो, हाँ, फिर 12 सेकंड रोको, 6 सेकंड सांस को बाहर आने दो। थोड़ा मुश्किल है, परंतु जो बेसिक बताया उतना जरूर करो, तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगी, और फिर चाहे जो प्राणायाम करना हो वह करिए। ठीक है? अच्छा, हाँ। और एक नई बात कि हैप्पीनेस और स्वास्थ्य का जो संबंध है, कि आप अनहैप्पी होंगे तो ऑटोमेटिक बीमार होंगे। तो पहली ये भी एक रिक्वायरमेंट है, सिंपल है ना, कि खुशनुमा जिंदगी। हाँ, तो हैप्पी ऑटोमेटिक बनो, और हैप्पीनेस के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। अब देखो बेसिक समय ना, स्लाइड्स को देख लो एक बार, स्लाइड्स को देखिएगा। हाँ, ये एक प्रकार से मैं ये कहूंगा कि आत्मा का चित्र है, आपको हंसी आएगी। मैंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भल आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, परंतु उसके भी जैसे एटम में भी होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, फिर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, तो ऐसे ही आत्मा में भी एक कॉन्शियस हिस्सा है, फिर सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सबसे डीप जो है वह है सुप्रा कॉन्शियस, कि जो आत्मा का सबसे गहराई का हिस्सा है, और वह सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में कई ऐसी अनुभव आपके जीवन के गहराई में छिपे हुए हैं, और वह आज आपको दुखी भी कर रहे हैं, साथ साथ बीमार भी कर रहे हैं। हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। एक अगर सिंपल बात बतानी हो कि आज जो व्यक्ति दुखी है, जो पूरा सुख का अनुभव कर नहीं पा रहा है, मैंने कहा ना कि भी बच्चे दिन में 80 बार हंसते, तो ऐसे ही देखो बच्चे हमेशा सुखी है, उनको रुलाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तब बच्चा रोएगा, नहीं तो रोता नहीं है। परंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तो उल्टा होता है, हम हमेशा रोते रहते हैं, हंसाने के लिए कुछ करना पड़ता है, लाफिंग क्लब में जाना पड़ता है। तो नेचुरली देखो तो हम सुख से भरपूर है, अंदर में कुछ समस्याएं हुई है कि जो हमें दुखी कर रही है। उसमें मूल रूप से 2 बातें, एक तो कि आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, आपने अपने बेटे पे गुस्सा किया ना, और कुछ बुरा व्यवहार किया, और उसका बोझ लेकर के आप घूम रहे हैं। दूसरा, आपसे किसने बुरा व्यवहार किया, किसी ने आपका विश्वासघात किया, किसी ने आपको दुख दिया, और वह समस्या को भी आप लेके घूम रहे हैं। ये दोनों वो ब्लॉक्स है अंदर में, ऐसी बहुत सारी चीजें, ये तो मैं सिर्फ सिंपल उदाहरण दिए। जब तक वो दूर नहीं करेंगे ना तो आप स्वस्थ हो सकते हैं, ना सुखी हो सकते हैं। हाँ, उसको दूर करना है, सभी को करना है, हाँ या ना? बोलते नहीं है, मतलब मेरा आवाज नहीं सुनने में आ रहा है? हाँ, तो चलो सभी एक बार खड़े हो जाएंगे। सर यहाँ आइए, हाँ खड़े हो जाइए एक बार। देखो एक एक पार्टनर बनाइए। हाँ हाँ, ऐसे, हाँ, भाई भाइयों को बनाएंगे, बहनें बहनों को बनाएगी। हाँ, अब पति पत्नी है तो घर में भी पार्टनर, यहाँ भी पार्टनर। हाँ, बनाए पार्टनर सबने। हाँ, देखो, हाँ पार्टनर का चेहरा देखो। हाँ, देख, मैं करता हूं, ऐसा करो। हाँ, ऐसे खड़े हो जाओ। हाँ, ऐसे। हाँ, पार्टनर का चेहरा देखो,
और ये सोचो कि वही व्यक्ति है जिसको आपने दुख दिया है और उसका बोझ लेकर के आप घूम रहे हैं। अब उससे मुक्ति पानी हो तो मैं करूंगा, ऐसा सब करेंगे, हाँ या ना? अच्छा देखो, उससे ना माफी मांगनी है। मैं आपको माफी मांग के दिखाता हूं, सभी मेरे जैसे ही करना। जब तक नहीं करेंगे सेशन आगे नहीं बढ़ेगा। श्योर? अच्छा देखो, आप प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। करो करो करो, जब तक गले नहीं मिलेंगे छोड़ूंगा। अरे अच्छा नहीं कर, अच्छा बैठ सकते, हाँ बैठ जाइए। जी जी जी, हाँ बैठिए बैठिए, थैंक यू थैंक यू। चलो थोड़ा थोड़ा तो किया ना। देखो यहां तो झूठ मूठ का किया। जैसे आपका ये सेशन पूरा होना भी सचमुच का करना है। या तो वह व्यक्ति यहीं पर है या कहीं है, सबके पास मोबाइल है ना, मोबाइल निकालना और अच्छे से बोलना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये ऐसे नहीं, मुझे माफ कर दो। वो बोलेगा क्या हुआ ना, उनको कारण भी बताना। तो आप देखना 99% आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। या तो वो व्यक्ति बोलेगा नहीं मुझे तो मालूम ही नहीं, तो फ्री हो गए। हो सकता है वो हंसने लगे, वो रोने लगे, तो भी मुक्ति मिल गई। सिर्फ 1% संभावना है कि आप अच्छे से माफी मांगो तो भी वो उसका कुछ दुरुपयोग करे, है ना। तो हमको वापस ले लेना है, हमने थोड़ी उसको पैसा दिया है, आपने तो सिर्फ माफी मांगी है। ये जरूर करना, आप देखना वंडरफुल रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी दूसरी बात इससे भी मुश्किल है। दूसरी बात है कि किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, किसी ने आपका विश्वासघात किया है, तो उसका एक ही रास्ता है कि उसको माफ कर दो। कई लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, सारी दुनिया को माफ कर दूंगा, ये बंदे को माफ नहीं करूंगा। तो अगले जन्म में भी अपने दुख को लेके जाएंगे। और जो हमें माफ करना है, आप उस पर उपकार नहीं कर रहे हो, आप अपने आप पर ही उपकार कर रहे हो कि अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहे हो ना। जो आप जीवन के सुखों का अनुभव नहीं कर पाते हो, वह अनुभव आप कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए उसे माफ करना है कि जो बुरा प्रभाव, वो जो घटना है वो आप पर बुरा प्रभाव डाल रही है, उस रस्सी को काटना है तो माफ करना पड़ेगा। देखो कमर को सीधी रख के बैठो, आंखें बंद करो, उस व्यक्ति को याद करो जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपके साथ विश्वासघात किया है, और सच्चे दिल से उसे माफ कर दो, बिना कोई शर्त के उसे माफ कर दो। वो जानता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, शायद उसने बहुत बुरा किया, परंतु क्योंकि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, आप जीवन में सुख चाहते हैं, इसलिए उसे पूरी तरह से माफ कर दो। अच्छा आंखें खोलिए। हाँ किया माफ, किसने किसने किया? चलो मैं ताली बजाता हूं, इतने सारे माफ कर दिए। और इसका बहुत बड़ा संबंध स्वास्थ्य से। मेरी एक मित्र है, वो आपको आके भी यहां बता सकते अपना अनुभव। वो अपना अच्छा सा बिजनेस करते थे, लेकिन उसके पार्टनर ने उनको करोड़ों का प्रॉब्लम करके वो भाग गया। तो अंदर में सचमुच वो था, बदला लेने की भावना थी, गुस्सा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। थोड़े ही समय में उन्होंने देखा कि उनके हार्ट में ब्लॉक्स आ गए। डॉक्टर ने कहा कि बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी।
परंतु उनको बाईपास सर्जरी नहीं करनी थी, तो बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन करने लगे। एक्यूप्रेशर वाले के पास गए, नेचुरोपैथी करने लगे, बहुत कुछ करने लगे। इसी सिलसिले में एक सेमिनार उन्होंने अटेंड किया, उसमें उस वक्ता ने इस बात को बहुत अच्छे से बताया कि नहीं माफ करने की स्थिति में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपको कैंसर भी हो सकता है। तो उनको तुरंत एक ट्यूबलाइट हो गई, जैसे कि शायद मैं वो व्यक्ति को माफ नहीं कर पा रहा हूं और वहां तो मुझे हार्ट का ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने आप पर खूब काम किया उसके बाद कि पैसा गया तो गया, मेरा स्वास्थ्य अच्छा चाहिए मुझे ना, पूरा बिना कोई शर्त के। कुछ टाइम लगा, 2-3 महीने में अच्छे से उस व्यक्ति को उन्होंने माफ कर दिया। सच मानिए, है ना, उनकी धमनियां खुल गई। उन्होंने फिर से एंजियोग्राफी भी कराई तो ब्लॉक्स थे ही नहीं। तो इसलिए अगर आप स्वास्थ्य को अच्छा चाहते हो, खुशनुमा जीवन चाहते हो, तो ये माफ करना पड़ेगा। और भी कई ब्लॉक्स है जो आप देख रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया, अब इसको दूर करना है। अब दूर कैसे करेंगे? आप देखेंगे, पता है सारे दिन में कितने विचार आते हैं? सुना है ना, एक दिन में कितने विचार? कहते 30,000 से 60,000 विचार आते हैं। और ये सारे विचारों में आप पाएंगे कि अधिकतर जो विचार है ना, वह कंप्लेन के विचार है ना। हम बच्चों के बारे में कंप्लेन करते, माँ बाप के बारे में कंप्लेन करते, पति पत्नी के बारे में कंप्लेन करते, कुदरत के बारे में कंप्लेन करते, भगवान के बारे में भी कंप्लेन करते कि उसको अक्ल नहीं है क्या? तो इससे आपका तनाव बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ रही है। आवश्यकता क्या है कि आपके कंट्रोल में है वह करो। और कितनी न विकराल परिस्थिति हो, कुछ न कुछ आपके कंट्रोल में जरूर होता है। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है ना? थोड़े समय पहले उनका देहांत हुआ। भाई ऐसी बीमारी थी कि शरीर के कोई अंग काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ उंगलियां काम करती थी। बोलने के लिए भी मशीन लगता था। फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि उनके जो कंट्रोल में था वह किया। भारत में भी 2 बार आए। पहली बार आए तो बड़े बड़े अखबारों में था, हीरो नंबर 1 प्रोफेसर हॉकिंस। तो हमारी समस्या तो छोटी सी है। सचमुच पक्का करना कि मेरे कंट्रोल में क्या है, बस वही करना है मुझे। और देखो क्या होना चाहिए, अब ये ऐसा करेंगे तो देखो आपका ग्राफ ऐसा आना चाहिए कि फील्ड ऑफ कंप्लेन छोटा सा हो जाए, फील्ड ऑफ सेल्फ कंट्रोल बड़ा बन जाए। और ये सचमुच संभव है ना, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ शांति से बैठ करके, ये मैं मानता हूं कि जब समस्या आती है तो विचार नकारात्मकता की ओर ही जाता है, परंतु तब भी आप सोचो कि भी क्या क्या मेरे कंट्रोल में है। समझो उदाहरण के रूप में आपके पति आपसे नाराज है, तो ये नहीं कि तो नाराजी है, इसका किसके साथ लफड़ा है। आप ये सोचो कि क्या वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते, फिर वो चेंज हो सकते, वो चाहते कि आप वेट कम करो, वो चाहते कि आप कुछ नया सीखो, है ना, आप अच्छा खाना बनाओ, आप बच्चों की अच्छे से कुछ, जो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे वह इंडिकेशन व्यक्ति देता है, परंतु वो हम सुनते ही नहीं। इसमें नहीं, कोई भी ऑफिस में भी हो सकता है कि भी बॉस आपको डांट रहा है, तो सोचिए कि उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या क्या है, बस वही मुझे
करना है। हाँ, तो इससे भी ऑटोमेटिक आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस बात को समझ लो कि हार्डवर्क से कोई बीमारी नहीं होती। एक हमारी सोसाइटी में बड़े मैनेजर थे, उसको बहुत सारी बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज हो गया, बैक पेन होने लगा। तो लोग बोलते थे बहुत हार्डवर्क करता है ना। मैंने कहा नहीं, हार्डवर्क से सब बीमारी नहीं हुई है उसको, उसने कहीं तो टेंशन लिया। आप 18 घंटा भी काम करो, अगर आप उसको इंजॉय करते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। देखो एक दूसरा ये सूत्र समझ लो। सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा, चलो हाँ, ताली बजा दी। नहीं, ये समझो अच्छे से कि जीवन में दो ही संभावनाएं हैं। या तो जो चीज में आपका आनंद आता है वह काम करो। कई बार यह संभव नहीं होता है ना। जब आपने पढ़ाई की तब आपको मालूम नहीं था कि ये काम में आपको आनंद आएगा कि नहीं। समझो आप प्रोफेसर बन गए, हाँ, परंतु अभी आपको पढ़ाने में आनंद नहीं आता है, तो दूसरी संभावना है कि जो कर रहे हो उसमें आनंद लो। या तो वह करो जिसमें आनंद आए, या जो कर रहे हो उसमें आनंद लो। उसके अलावा कोई संभावना नहीं है। मैं बहुत टीचर्स को जानता हूं कि जो अपने टीचिंग प्रोफेशन से वो खुश नहीं है। भाई टीचिंग प्रोफेशन में शायद इनकम थोड़ी कम होगी, भी बिजनेसमैन से वो थोड़ा कम कमाते होंगे, परंतु उसमें जो दुआएं मिलती है। आज मेरे स्कूल के प्रिंसिपल मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका पैर छूंगा। सबसे बड़ा भारत का सबसे पैसा वाला व्यक्ति आए तो भी उसका पैर नहीं छूंगा। तो वो जो रिस्पेक्ट है वो टीचिंग प्रोफेशन में ही है। तो इसलिए भी जो भी हम कर रहे हैं ना उसके अपने अपने गेन्स है। और ये भी अभी माना हुआ है, हाँ, आपको अपने वर्क को एंजॉय करना है, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, तो आज ये मानी हुई बात है। हाँ, ब्रह्मा कुमारी की कोई फिलॉसफी नहीं है। आज मैनेजमेंट में ये सिखा रहे हैं कि कम से कम दिन का 1 घंटा ऐसा निकालो कि जिसमें कुछ तो वॉलंटरी काम करो जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता। जैसे मैं यहां आता हूं, मुझे पैसा नहीं मिलता है ना, परंतु इससे लोगों की सेवा होती है, लोगों को हम कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। तो जो भी आप बैंकर है सपोज, तो भी गरीब लोग जिनको लोन्स चाहिए है ना, उसको गाइड करो। ऐसे 100 लोगों को भी गाइड कर लो कि भैया लोन कैसे मिलती है ना। अपना आईटी पेपर्स बरोबर बनाओ, तुमको बैंक से लोन मिल जाएगी, है ना। तो वह बहुत बड़ी सेवा है। आपने भी सुना होगा प्रोफेसर यूनुस बांग्लादेश के, वह इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने देखा कि इन गरीब लोगों को 1000-2000 रुपया ही चाहिए, परंतु इतने बड़े इंटरेस्ट पे लेते कि जीवन भर वो इंटरेस्ट देने में उनका कट जाता है। उन्होंने ये सोचा कि कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इन लोगों को 2-4 हजार रुपया दे दिया जाए, है ना। पूरा उन्होंने उस पर चिंतन किया और थोड़े समय किया तो उस सारे डिस्ट्रिक्ट में चेंज आ गया। उनको नोबेल प्राइज भी मिला। आज देखो माइक्रो फाइनेंसिंग वो एक नॉर्म हो गया। तो ऐसे कोई भी प्रोफेशन में आप हो, मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो एंजॉय योर वर्क, है ना। और एंजॉय कर, शायद वो आनंदमय काम न भी हो, लेकिन उसमें कुछ तो क्रिएट करो कि उसको आप आनंदमय बना दो। ठीक है। अच्छा, और देखो, एक हमने ब्रह्मा कुमारीज में पूरा नया एक्सरसाइज का प्रोग्राम बनाया है ना। जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक ही आता है कि योगा करो, एक्सरसाइज करो,
हाँ, इसको कहा मैग्नेटिक योग। थोड़ा सा आपको बताता हूं, हाथ को ऐसे करो, एकदम रिलैक्स होकर के, थोड़ा दूर ले जाओ, नजदीक लाओ, हाँ फील करो हाथों के बीच क्या सेंसेशन हो रहा है। हाँ, कुछ हो रहा है? हाँ, तो वह आपके हाथों की ऊर्जा है जो सामने सामने आई है। एक बार सब खड़े हो जाएंगे, जो खड़े हो जाओ, हाँ थोड़ा बीच में भी आ सकते, हाँ थोड़ा आगे भी आ सकते, हाँ जितना सिंपल सा आपको कराता हूं, है ना भाई। आपको जीवन को खुशनुमा बनाना है, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। काफी टाइम लगता है, पूरा जो है मैग्नेटिक योग सीखने में काफी टाइम लगता है। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। एक तो जिसको कहा है पहला अभ्यास कि बेसिक प्रैक्टिस है कि जिसमें हमें सजगता को मेंटेन करना है। इसे ये व्यायाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या फीलिंग आ रही है उसके बारे में आपको सजग होना है। देखो, जल्दी जल्दी भी कर सकते जाए कि मैं जागृत होकर के कर रहा हूं, ऐसे कि सजग होकर के करना है। बीच बीच में बताता हूं क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। दूसरा एक सिंपल स्टेप है कि लोहे को मैग्नेट में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो ऐसे भी यहां भी अशुद्धियों, एक क्रिया है जिसको कहा है नकारात्मक कंपनों को अलविदा। ऐसे सोचो, सारे गंदे गंदे काले ब्राउन रंग के वाइब्रेशन दूर दूर जा रहे हैं, अब बीमारी दूर जा रही है। डायबिटीज गया गया गया, डायबिटीज भाग जा, ब्लड प्रेशर टेंशन भाग जा गया गया। फिर ऐसे भी देखो, ऐसे ऐसे देखो देखो ऐसे, हाँ। टेंशन को ऊपर भगाओ या नीचे भगाओ, बाजू वाले को नहीं देना। फिर एक क्रिया है रावण को मारना। हाँ बस पूरा। एक है रावण को मारना। सोचना है कि भी रावण आपके सामने खड़ा है, गला दबा के उसको मार देना इससे। सोचो, क्रोध मर गया, ईर्ष्या गई, मर गई? नहीं मरी, अच्छा अभी नहीं मरी। हाँ, तो बंदर बन के खा जाओ इसे, हॉप। नहीं मरी, अच्छा शेर बन के खा जाओ, रावण मर गया। तो फ्री हो गए ना। अच्छा, जो अभी फ्री हो गए ना तो फरिश्ता बन गए। बहुत लंबा है, थोड़ा ही बहन ने भी कहा भी जल्दी करो। हाँ जल्दी पूरा करो, मुझे इंडिकेशन दिया है। तो ये लास्ट में एक स्टेप है जिसको कहा फरिश्ता बनना। सोचो एकदम हल्का मैं फरिश्ता बन गया, वैसे मैं एकदम हल्का फरिश्ता हूं, धीरे से उड़ रहा हूं। हाँ, माउंट आबू के ऊपर उड़ रहा हूं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूं। ऐसे भी देखो, मैं फरिश्ता हूं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूं। ओके, बैठ सकते। अच्छा लगा ना? ये पूरा प्रोग्राम आपको चाहे तो भी हम YouTube में भी है। YouTube में डॉक्टर गिरीश पटेल एक्सरसाइज आप टाइप करेंगे ना, न मिले ना तो देखो मैं आपको एक नंबर देता हूं जिनको भी चाहिए, थोड़े लोग लिख लो फिर दूसरों को देना। 94628848, फिर से 48। अब एक ही बार रिपीट करता हूं, 9462884848। एक दूसरे को देना, अभी रिपीट नहीं करा मैंने, गूगल में भी है सब कुछ। आप है ना इस नंबर से अगर मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि भाई ये वीडियो भेज दो, तो हम आपको भेज देंगे उसको।
तो पूरा स्वास्थ्य को भी अच्छा करो। आप एक दूसरे से लेना, आपने तो मुझे बोलेंगे कि इसी में आपने टाइम लगा दिया। अच्छा ओके, देखो अभी अंतिम बात, नया जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, जो नई बात है कि हमें, सुनो अभी ध्यान से सुनो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 75 ईयर से एक रिसर्च हो रही है। हाँ, जिसने शुरू किया तो मर गया, 75 साल से चल रही है। कहते चौथे डायरेक्टर है अभी, जिसने स्टार्ट की उसकी मृत्यु हो गई, फिर दूसरा आया उसकी भी मृत्यु हो गई, तीसरा आया, अभी चौथा डायरेक्टर है रिसर्च का। हाँ, और उनका लक्ष्य है कि हमको जानना है कि हेल्थ की सीक्रेट क्या है। और इसमें उन्होंने क्या किया है, करीब 1200 लोगों को 75 वर्ष से वो फॉलो, उसमें भी कई लोग मर गए जिनकी शुरुआत की थी, कई लोग मर गए। हाँ, अभी करीब 200-300 लोग जिंदा है अभी भी, और वो 70-80 साल के हो गए, सारे 90 साल के भी हो गए। उसमें बहुत सा, उसका एक निचोड़ आपको बता रहा हूं कि हेल्थ फॉर हैप्पीनेस, ये जो विषय था ना, तो इसलिए मैंने सोचा इसका निचोड़ बहुत पावरफुल है। देखो ध्यान से सुनना, 75 साल में इतनी बड़ी रिसर्च जो उन्होंने, एक एक को घर जाके मिले हैं वो लोग, वो हर साल एक बार मिलते हैं लोगों को और कई प्रश्न पूछते, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते। वो सब में उसका बहुत सारी चीजें सामने आई। एक बात जो सामने आई है कि जो संबंधों को अच्छा रखते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। समझे? तो आपको स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो संबंधों को अच्छा रखो। एक तो है ना, सबसे कट ऑफ नहीं होना है, जो बोलते हैं सब बुरे, किससे बात नहीं करनी है। फ्रेंड्स जितने आप ज्यादा बनाएंगे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स में मन मिटाव हो सकता है, पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है। इन्होंने जो किया भी, उनमें भी पति पत्नी में प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने फिर से सुलझा लिया उसको कोई रीति से। तो ऐसे जो लोग अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रखता है, तो जीवन भी खुशनुमा बनता है। कुछ सीखने को मिला? ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। आप सबने एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। आपकी बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत विशाल आपका अनुभव है, उस अनुभव से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मुझे एक बात सार में समझ आती है कि मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां हंसी नज़र आता है। मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां हंसी नज़र आता है, भीगी पलकों से तो वरना आईना भी धुंधला नज़र आता है। यही भाई साहब कहना चाह रहे थे कि जितना हम खुद को ठीक रखेंगे तो हम सबको ही उतना ठीक रख सकते हैं, अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। अभी हमारे साथ हैं भ्राता गिरिजा शंकर जी। आप चीफ जनरल मैनेजर हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। आप वर्तमान समय हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के प्रबंधन के लिए कार्यरत हैं इस कंपनी में। आपका काफ़ी लंबे अरसों का अनुभव है, लगभग 33 वर्षों से आप यहाँ कार्यरत हैं। लेकिन इस कंपनी के अंदर आप अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। आपके व्यवहार और कार्य के प्रति निष्ठा को देखते हुए आपको बहुत सारी जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं और उनको आप बखूबी निभाते हैं। आप ओनिला ऑयल डिपो के लोकेशन इंचार्ज भी हैं, वहाँ की मुख्य जिम्मेवारियों को देखते हैं। आपके ही प्रेरणाओं से और प्रयास से आज पूरे भारत के अंदर इसको बेस्ट ऑयल डिपो तय किया गया है और इसी के लिए आपको डायरेक्टर ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है। हम चाहेंगे कि आप भी अपनी शुभकामनाएं आज इस सेशन के प्रति और सभी के प्रति सुनाएं। भ्राता गिरिजा शंकर जी। हेलो।
ओम शांति। आज डॉक्टर पटेल को सुनने के बाद में आई थिंक हम सभी लोग इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं कि जो हैप्पी लिविंग थ्रू गुड हेल्थ, आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी गुड लेसन दैट्स ही हैज़ गिवन टू अस, ऑल ऑफ अस, एंड वी रियली अप्रिशिएट द सिंपल तरीका जिस तरीके से उन्होंने समझाया है। मैं यहाँ से देख पा रहा था कि सभी के चेहरों पे बहुत सारी खुशियाँ झलक रही थी। तो ये दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर, दिस इज़ व्हाट द खुशी इज़। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपनी बात जो है ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ग्रेटिट्यूड ब्रह्मा कुमारीज़ का, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे आने के लिए मौका दिया और बोलने के लिए मौका दिया यहाँ पर। मैं पिछले लगभग 5 साल से ब्रह्मा कुमारीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी जो मथुरा में एक यूनिट थी, किसी ज़माने में जब मथुरा में पोस्टेड था वहाँ पे, तो एक गोपालपुरा सेंटर था। उनके माध्यम से हमारे 2-3 भाई लोग थे, कृष्णा बहन थी वहाँ पे, एक प्रमोद भाई थे, एक आलोक जी थे। उन लोगों का जो हमने इन्वॉल्वमेंट देखा इस पूरे प्रोसेस में राजयोगा के अंदर में, वो जिस तरह से वो डिवोट कर रहे थे, लोगों को अपने साथ लेके आ रहे थे, वो हमसे इतना ज़्यादा उसको उन्होंने हमको प्रभावित किया कि हमारे इतने सारे बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हम थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उनसे जुड़ते रहे। और आज मेरे को कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर में जो हमारे अनुभव रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस के दौरान में मैंने अपने को काफ़ी कुछ परिवर्तित पाया और पॉजिटिविटी लेकर के मैं आ सका हूँ। तो इसके लिए मैं पुनः ब्रह्मा कुमारी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा था एंजॉय फॉर द वर्क, वेन एवर वट एवर यू वर्क यू मस्ट गेट ए एंजॉयमेंट। एक छोटी सी मैं कहानी एक सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक जंगल के अंदर में 3 पत्थर काटने के लिए लोग काम कर रहे थे, मजदूर लोग थे और वो काम कर रहे थे पत्थर काटने का। तो एक बाबा जी वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जाके पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तब उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये मैं पत्थर काट रहा हूँ इसमें। ये तो सिंपल सी बात है, भगवान ने आपको आंख भी दी है लेकिन आप देख भी नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, नाराज मत होइए। उसके बाद वो बाबा जी दूसरे व्यक्ति के पास चले गए, उनसे पूछा भाई आप क्या कर रहे हैं? अरे बोले भाई क्या करूं, अपने जीविका चलाने के लिए पत्थर काट रहा हूं, पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए मेरे को पत्थर काटना ही पड़ेगा, पत्थर काट रहा हूं। ये दूसरे व्यक्ति का रिप्लाई था। जब वो बाबा जी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचे, उनसे पूछा भाई आप क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि ये जो पत्थर है इसको मैं तराश रहा हूं, हमारे तराशने के बाद में इससे एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और यहाँ पे भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। तो जो जिस तरह से उसने रिप्लाई दिया, जो जॉय उसके अंदर के अंदर में था, काम पत्थर काटने का तीनों कर रहे थे। पहला भी व्यक्ति पत्थर काट रहा था, दूसरा भी पत्थर काट रहा था, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति पत्थर काट रहा था उसके अंदर में वो भावना देखिए, वो ये मन में लेके चल रहा है कि मेरे पत्थर काटने के बाद में इस पत्थर से भव्य मंदिर का निर्माण होगा और यहाँ पे लोग स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआएं लेके जाएंगे। तो हम जो भी अपना कार्य करें जीवन में, उसके अंदर में हमारी पूरी लगन होना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें काम पसंद नहीं आते, ऐसा होता है, लेकिन उसके अंदर में हमें अच्छाई देखनी होगी और उसका उद्देश्य देखना होगा कि ऊपर वाले ने अगर किसी परिस्थिति में ये काम हमें दिया है तो इसका कोई ना कोई अच्छा पर्पज है, और उस ध्येय के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, उसके अंदर में हम एंजॉयमेंट कर पाएंगे। एक और मैं चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये साइंटिस्ट इंजीनियर्स का विंग है, तो हम कितना भी बात करें, हैप्पीनेस की बात करते हैं, लेकिन रियलिटी में हमको स्ट्रेस होता है, टेंशन आ जाती है, और वो टेंशन हर परिस्थिति में आती रहती है। ऐसा कितना लोग हैं जो ये मानते हैं कि स्ट्रेस होना या टेंशन होना ये बहुत खराब बात है, ये नेगेटिव चीज़ है। गुड। और ऐसा कितने लोग हैं ये जो मानते हैं कि टेंशन होना भी एक पॉजिटिविटी हो सकती है। यस, देखिए आज के समय में अगर किसी स्थिति में आपको टेंशन होती है, कभी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम लोग सभी उस स्टेज से गुजरे हैं, जब हमने 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, आगे प्रिपरेशन किया, इंटरव्यू के लिए जाते हैं,
तो क्या होता है, हमको टेंशन होती कि नहीं होती है? होती है ना। तो उस केस में क्या होता है, वो टेंशन हमारी किस टाइम के लिए होती है? जब तक वो उस फेज से हम गुजर नहीं जाते हैं तब तक के लिए टेंशन होती है, और जैसे ही उस फेज से हम पास आउट हो गए वो टेंशन हमारी रिलीव हो जाती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां अगर बन जाएं कि जब कोई चीज़ हम मन में लेके चले हुए हैं और उसको लगातार हम अपने अंदर भी बिठा के बैठे हुए हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने एग्जाम्पल दिया कि हमें किसी से नाराज़गी है, किसी से हमारे अंदर में कुछ व्यक्तिगत बात पैदा हुई और हमारे अंदर बैठा हुआ है कि भाई उसने मेरे को ऐसा कहा था, और वो लगातार हम उसको लेके चल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपको एक अनहेल्दी स्टेट में ले जाएगा, आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा। तो इस चीज़ से हमको बचना पड़ेगा, ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। टेंशन, स्ट्रेस अच्छे के लिए भी होती है अगर वो टेम्परेरी बेसिस पे है, फॉर द टाइम बीइंग है, लेकिन लॉन्गर रन में हमें किसी भी सूरत में स्ट्रेस को नहीं रखना है, स्ट्रेस को रिलीव करना है। अभी मेरे पास में दो एक चीज़ें और हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। जो हमारा मेंटल हेल्थ है, इसको हमने थोड़ा डिस्क्राइब किया है। इस पूरे वर्ड को, मेंटल का मतलब बेसिकली हुआ एम फॉर मनी, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के अंदर में अभी इंडिया के अंदर सर्वे हुआ है कि अपने जीवन में इंसान पूरे जीवन में जितना मैं धन अर्जित करता हूँ, हर किसी के लिए लागू है, वो उसका केवल 30% ही अपने जीवन में वो खर्च करता है, और 70% जो है छोड़ के चला जाता है आगे पीढ़ी के लिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम धन कमा रहे हैं वो हम 30% अपने लिए खर्च करने के बाद जो 70% छोड़ के जाने वाले हैं, उसका हम अपने जीवन में ही क्यों नहीं कोई अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा उसके ऊपर में। उस पैसे को हम कहीं ना कहीं दूसरों की मदद में लगाएं, अच्छे कार्य के लगाएं। वो जो आप काम करने वाले हैं उससे आपको खुद खुशी मिलेगी, ना कि आप धन छोड़ के जाने वाले हैं और आप सोचें कि हमारे बच्चे इससे खुश रहेंगे। वो खुशी नहीं मिलने वाली आपको। दूसरा जो हम बोलते हैं को ME, E इज फॉर एंजॉयमेंट ऑफ वर्क। इसके बारे में मैंने आपको कह दिया है, जो भी आप काम करते हैं उसको तहे दिल से एंजॉय करिए। उसमें अगर आप वो एंजॉयमेंट लेके नहीं आएंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, आपके मन में स्ट्रेस पैदा होती रहेगी, टेंशन पैदा होती रहेगी। सो आप उसको अवॉइड करिए, एंजॉय करिए उसको। तीसरा वर्ड आता है T, टू बी हैप्पी फ्रॉम टुडे। यू हैव टू मेक ए लेसन आउट ऑफ इट, कि मेरे को आज से ही खुश होना शुरू हो जाना है। अब मैं आज पूछता हूं आपको, क्या भगवान ने, ये भगवान की नियामत नहीं है कि आज हम ब्रह्मा कुमारी के यहाँ पे इस जगह पे इतनी लार्ज संख्या में, ये ब्लेसिंग्स नहीं है कि आज हम यहाँ पे आके इकट्ठे हुए, ये एक पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस नहीं है क्या? इट इज ए पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस। कितने लोग मानेंगे इसको? हाथ उठाइए। सो इट इज ए पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस। आज से ही हम अगर सोचेंगे हमको खुश रहना है तो ये हमको हमेशा इसको अडॉप्ट करना है। और अगर कहीं हम गलती करते हैं तो अपने को हमें करेक्शन में ले जाना है, अपने को अवेयरनेस में रखना है, हमेशा सोचते रहना है कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे मन के अंदर में अनहैप्पीनेस की तरीका डेवलप हो रहा है, उसको हमें करेक्ट करना है। वो अवेयरनेस रहेंगे तो हम हमेशा इसको आगे इंप्रूव करते रहेंगे। देन अगला वर्ड है A, एक्सेप्ट एंड एडॉप्ट द रियलिटी। एक्सेप्ट एंड एडॉप्ट द रियलिटी। आप जैसी परिस्थिति में हैं, ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब आपके परिस्थिति फेवर में नहीं है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको लेके परेशान होते रहेंगे तो लाइफ आगे बढ़ने वाली नहीं है, आपको स्ट्रेस ही डेवलप होने वाली है। तो अपने को, आपको पावर आएगी, इंपावरमेंट होगा, लेकिन उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड L, मेंटल। L इज फॉर लोनलीनेस। कभी भी इंसान को अकेला नहीं रहना चाहिए। जितनी कोशिश हो सके लोगों के साथ में उठते बैठते रहें, रिलेशंस बनाएं, जिनसे भी आपको अच्छा लगता है उनके साथ में आप बात करें। जैसे ही आपने अकेला बैठना शुरू कर दिया, आज के ज़माने में अभी देख रहे हैं, जब से मोबाइल चालू हुआ है तब से लोग व्हाट्सएप, फेसबुक पे, आप जहाँ भी जाइए, अगर घर में 5 मेंबर हैं तो वो पाँचों अपना अपना मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। दैट इज़ नॉट करेक्ट। आपस में लोगों को बात करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। यही एक तरीका है जो आपको लॉनलीनेस से दूर करेगा। आपको लगता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बिकॉज शेयरिंग नहीं हो रहा है। जो एम्पैथी हो सकती है, जो सिंपैथी हो सकती है, जो फीलिंग्स हो सकती हैं, वो मोबाइल से नहीं आ सकती हैं, बहुत टेम्परेरी होता है वो। तो ये तो हुआ आपका मेंटल। उसके बाद में हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ का मतलब बेसिकली फर्स्ट वर्ड इज हॉबी।
हमको कोई ना कोई हॉबी डेवलप करने अपने अंदर करनी है, जो हमको लाइकिंग में आता है। हम चाहे खेलने की हॉबी हो, चाहे हमको किसी को कुछ कविता सुनाने की हॉबी हो, या हमको कोई भी एक्टिविटी है, सुबह वॉक करने की हॉबी हो, तो हमें ये करना है, गप मारना है, हंसना है, ये हॉबी को हमें डेवलप करना है। और जब हम करते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। उसके बाद में इन्वायरमेंट, ई की बात करें, हमें अच्छे इन्वायरमेंट में रहना है। अच्छे इन्वायरमेंट का मतलब ये हुआ अच्छे लोगों के साथ में रहना है। अगर हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, सद्गुण उत्पन्न होंगे। अगर खराब लोगों के साथ बैठ जाएंगे तो उस तरह की दुर्भावना, गलत नेगेटिविटी अंदर आएगी। सो बेटर है जितने पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ आप बात करें और उसको एंजॉय करें। उसके बाद में लाइफ में ए जो वर्ड आता है, लाइफ में एक्टिव रहना है और एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखना है हमेशा। आपको बता दूं, बड़ी परिस्थिति होती है। मैं दिल्ली में ड्राइव करता हूं और जब DND हाईवे पे चलते हैं वहां पे तो इतनी सारी ट्रैफिक्स आती हैं और कई बार ऐसा मन में आता है कि यार गाड़ी से हम लोग क्यों जा रहे हैं, कितना सारा प्रॉब्लम्स होती है और ये हमारे बगल में क्यों आ गया, ये हमारे इधर से क्यों आ गया। सबको रोड पे चलना है, लेकिन हमारा जो थिंकिंग है वो नेगेटिव होने लगती है, नेगेटिव एटीट्यूड आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, बिकॉज जो सिचुएशन है वो आपके हाथ में नहीं है, तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिविटी में ये है कि जो भी समय आपके पास है उस समय को आप अपना सोचिए, उस समय को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और उस हिसाब से आप उसको आगे बढ़िए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एल के लिए। हमको जितना ज़्यादा लर्निंग हो सकती है वो हम लर्निंग करते रहें। जैसे हमने अभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बुक्स पढ़ने के बाद में कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो हम लर्निंग करेंगे तो हम जो है हम हमेशा अपने को कंट्रोल कर पाएंगे। और जो लास्ट वर्ड मैं बोलना वाला हूँ, बेसिकली जो हमारे ऑफिस वर्कर्स के लिए हैं, रियलिस्टिक टारगेट्स, 1 at a टाइम। होता क्या है, ऑफिस के अंदर में इतने सारे हमें काम मिलते हैं और वो बॉस की जो इमेजिनेशन होती है, जो उसकी इच्छा होती है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट देना चाहता है और ये सिचुएशन हम सभी के पास होती है। तो हमको ये समझ लेना है कि मेरी कैपेसिटी क्या है और मैं उस कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए पूरा मेहनत के साथ में, लगन के साथ में उस टारगेट को मैं जब पूरा करूंगा, बॉस खुश हो ना हो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं जरूर खुश हो जाऊंगा। ये अगर हम ध्येय लगा के चलते हैं तो मैं समझता हूं कि जो स्ट्रेस वाली चीज़ है ये आप कंट्रोल कर पाएंगे और हमेशा के लिए जो अपना जो एटीट्यूड है, जो हमारी सोच है, वो एक हैप्पी नोड में हमेशा चलती रहेगी। लास्ट में एक वर्ड कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी पोएम है, 4 लाइन है उसमें। उसके ऊपर केवल यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मन में हो वो हमें कर लेना चाहिए। मन में रखी हुई बात को ऐसे नहीं कि दबा के बैठ जाएं। तो वो 4 लाइनें हैं जो लास्ट में अपनी बात कहते हुए मैं उसको खत्म करूंगा। इफ देयर इज ए सॉन्ग इन योर हार्ट, इफ देयर इज ए सॉन्ग इन योर हार्ट, सिंग इट। इफ देयर इज ए लव इन योर साउल, सो इट। अगर प्यार है किसी के लिए तो दिखाइए उसको, अंदर रखने से फायदा नहीं है। इफ देयर आर ड्रीम्स इन योर माइंड, चेज देम। मन में अगर हमारे संकल्प आ रहे हैं, हमारा सपना आ रहा है कि मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा करना है, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। जब हम उसको करेंगे तभी हम एक्चुअली रियलिटी में उसको लेके जा पाएंगे। और लास्ट लाइन जो मैं बोलना चाहता हूं, लाइफ इज फॉर लिविंग। ये जिंदगी जो है जीने के लिए है। डोंट बी अफ्रेड, इससे घबराइए नहीं, डरिए नहीं। और अपना जो रियल इनसाइड है वो लोगों के साथ शेयर करिए। जैसे आप हैं वैसा लोगों को शेयर करिए। अगर इस ध्येय के साथ हम आगे जिंदगी में बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं खुशियां भी रहेंगी और हमारे पास टेंशन भी रहेगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भाई साहब का। आपने बहुत ही कम शब्दों में, अपने सरल शब्दों में बहुत गहरी बातों को हमें बताया।